प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRN BJNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, खम्मम। बेटा, आज के इस कक्षा में रचनाकारों के संक्षिप्त परिचय, इस निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के एक महान विभूति श्री जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सुनेंगे। मतलब जो प्रश्न आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे लिए एक निबंधात्मक प्रश्न दिया जाता है रचनाकारों के संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत। उसमें हम विभिन्न प्रकार के कवियों के जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और उसी सिलसिले में आज हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सुनेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी और आपका काव्य और आपके काव्यों के महत्व, इन सब को हम अब देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी को हम छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि के रूप में मानते हैं। छायावादी काव्यधारा, ये छायावादी काव्यधारा जो है वह हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में एक परिणाम के रूप में हम स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार हम सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं श्रीमती महादेवी वर्मा और श्री जयशंकर प्रसाद, इन चारों को हम छायावाद के आधार, मूल स्तंभ या बुनियाद, कुछ भी कहिए, इनको हम ऐसे मान सकते हैं। और इस प्रकार के छायावाद नामक इस वाद के प्रवर्तक कवि के रूप में हम श्री जयशंकर प्रसाद जी को मानते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में आपका व्यक्तित्व युगांतकारी माना जाता है, क्योंकि बेटा अच्छे या युग प्रवर्तक ऐसे महान व्यक्तियों का जन्म यदा कदा ही होता है, अक्सर नहीं होता है ना। वे तो बहुत ही विरले ही होते हैं। ऐसे महान विभूतियों में हिंदी साहित्य के इतिहास में न केवल अपने काव्यों से बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी इन्होंने जो स्थान प्राप्त किया वह अन्यों को दुर्लभ है। माने उतने अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और साथ साथ महान काव्य ग्रंथों की रचना भी आपने किया है। इसलिए हम प्रसाद जी को क्या कह सकते हैं, आपका व्यक्तित्व जो है वह हिंदी साहित्य में युगांतकारी है ना, युगांतकारी व्यक्तित्व माना जाता है। तो ऐसे महान व्यक्ति का जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के प्रतिष्ठित सुंघानी साहू परिवार में हुआ था। इनका जन्म जो है काशी में हुआ था और सुंघानी साहू इनके परिवार का नाम था, वो सुंघानी साहू कहते थे आपको। तो उस सुंघानी साहू परिवार में आपका जन्म हुआ था। और आपके पिता जो हैं वे हैं देवी प्रसाद, काशी के अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हैं आपके पिता। माने सामाजिक स्तर पर उनका जो सम्मान था वह बहुत ही उच्च स्तर पर था, इनके परिवार वालों को और इनके। और आपके बड़े भाई जो हैं शंभु रत्न जी हैं। माने प्रसाद जी के बड़े भाई थे, वे उनका नाम था शंभु रत्न जी। तो आप शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने? तो काशी के क्वींस कॉलेज में 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की हमारे प्रसाद जी। काशी में ही क्वींस कॉलेज नामक कॉलेज में आपने 7वीं कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद घर पर ही उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू,
फारसी का अध्ययन किया था। देखिए, घर पर बैठकर ही आपने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी इन भाषाओं का अध्ययन आपने किया। और इसके साथ साथ माने ये इनसे आपकी जो तृष्णा कहते हैं ना वो पूर्ण नहीं हुई, तो आप अपने जो भाषा ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से आपने कौन कौन सी विशेषताओं को पाई और कौन कौन सी किताबें पढ़ी। देखिए उनमें क्या क्या विशेष हैं। आपने वेदों का पाठ किया, और उपनिषद माने वेदों के अंत में आते हैं ये, और स्मृति ये हैं विभिन्न प्रकार के स्मृति ग्रंथ कहते हैं हम इनको। और इनके साथ पुराण भी हमारे यहाँ महाभारत, रामायण आदि को हम पुराण एवं इतिहास कहते हैं। और बौद्ध ग्रंथ, जातक कथाएँ, त्रिपिटक जिसको कहते हैं ना, बौद्ध ग्रंथ एवं जैन ग्रंथों का भी अनुशीलन किया। देखिए इनका परिवार जो है सामाजिक स्तर पर बहुत ही उच्च स्तर का परिवार है, सम्मानित परिवार है। साथ साथ इन्होंने जिन ग्रंथों को अध्ययन किया वे भी आपके सामाजिक दशा को विकसित करने में बहुत काफ़ी हुआ और बहुत सहायता की। क्योंकि जिन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, जिन महान व्यक्तियों के बारे में हम जानते हैं और जिन महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ते हैं, उनके आधार पर हम भी अपना जीवन चालू करना चाहते हैं, तो उनका जो व्यक्तित्व है वह हम पर ज़रूर प्रभाव डालता है। उसी प्रकार हमारे प्रसाद जी ने वेदों का अध्ययन किया और उपनिषदों का, स्मृति ग्रंथों का हैं, पुराणों का और बौद्ध ग्रंथों का एवं जैन ग्रंथों का भी इन्होंने अध्ययन किया और अनुशीलन किया। आरंभ से ही आपको कविता करने में रुचि थी, माने बचपन से ही आप कविता करना चाहते थे और आपकी रुचि जो है वह कविता लेखन में हुआ करता था। तो यह है आपके बचपन की जो बातें हैं वे। तो आपकी विशेषताएं क्या क्या हैं, माने जीवनगत विशेषताएं, व्यक्तिगत या जीवनगत विशेषताओं को अब हम देखते हैं। देखिए आपका जीवन इसलिए महत्वपूर्ण बना है कि पिता एवं बड़े भाई के देहांत के बाद परिवार के दायित्वों को निभाते हुए अनेक आपत्तियों को साहस के साथ झेला। यह है एक व्यक्ति को वो खरा है या खोटा कैसे कह सकते हैं ना, सिक्के को हम कहते हैं ना खरा है खोटा सिक्का है ना। तो ऐसा माने जब भी जैसे कि हम रहीम के दोहे पढ़ते समय पढ़े थे कि रहीमन विपदा तू भली, है ना। रहीम क्या मानते हैं कि विपत्ति के समय हमें पता चल जाता है कि हमारे हित कौन है अहित कौन है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि विपत्ति के समय हमारे मन में या हमारे शरीर में अंतर्निहित शक्तियों को हम बाहर ला सकते हैं, है ना। जिस प्रकार आजकल जो कोविड के समय में हम जिस प्रकार जी रहे हैं, देखिए हम में से किसी को भी पता नहीं था कि हमारे अंतर्गत कितनी शक्तियाँ हैं। ये सब शक्तियाँ इस प्रकार के विपत्ति के समय बाहर आए हैं, है ना। उसी प्रकार प्रसाद जी ने क्या किया, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और साथ साथ उनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया। माने ये जो छोटे व्यक्ति थे उसी समय उनको क्या हुआ कि पूरे परिवार के पालन पोषण का दायित्व इनके भुजाओं पर पड़ा। ये तो है एक युवा, माने घर में जो काम बच्चों को ऐसा, इससे भी थोड़ा बहुत युवा वर्गों को जो जिन बातों का ज्ञान होता था उतना ही ज्ञान था उस समय तक। लेकिन जब दोनों चल बसे, माने अपने बड़े भाई और पिताजी दोनों चल बसे, तब से परिवार का पालन पोषण का भार कहिए या बोझ भी कहिए, है ना, वो बोझ इनको ही ढोना पड़ा। इस समय क्या होता है बेटा, हम तो रोज़ देखते हैं हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, है ना, एक आध सलाह देने पर एक आध दिन परिवार को निभाने में ही हमारे हाथ पैर कांपते हैं। तो देखिए पूरे परिवार को इस युवा ने अपने हाथों पर लिया और उनका बोझ ढोने का अपने भुजाओं पर ले लिया। माने अनेक आपत्तियों को साहस के साथ झेला। विभिन्न प्रकार के आपत्तियां तो आती ही रहती हैं, इन सब आपत्तियों को
साहस के साथ झेलते हुए, माने ये अपने काव्यों के माध्यम से ही नहीं बल्कि अपने जीवन के माध्यम से भी हमें यह संदेश देते हैं कि जब भी कोई आपत्ति आती है उसको साहस के साथ झेलना चाहिए, मुंह मोड़कर भाग जाना नहीं चाहिए। या आधुनिक काल में आधुनिक युवा वर्गों के मन में हम क्या देखते हैं बेटा, एक छोटे विषय को लेकर भी आत्महत्या कर लेने के लिए आजकल युवा वर्ग तैयार होता रहता है ना। छोटे विषय को लेकर वो हम सुनेंगे तो एक एक बार तो हमें ऐसा लगता है कि हंसी आ जाती है उन पर, कभी कभी दया भी आ जाती है। ये क्या सोचते हैं ये बच्चे, है ना। 16-17 साल के युवा के मन में कौन कौन सी उमंग होना चाहिए, किस किस प्रकार की आशाएं होनी चाहिए, उन्हें उनके मन में कितना साहस होना चाहिए, है ना। उन सबको ये समेट कर एक जगह छोड़ते जा रहे हैं और अपने प्राणों को गंवाते जा रहे हैं, है ना। ऐसा तो हमें नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन से परिचित होने की आवश्यकता होती है ना। माने जयशंकर प्रसाद जी ने क्या किया, अपने पिता और बड़े भाई के देहावसान के बाद अपने पूरे परिवार का भार उन्होंने अपने कंधों पर लिया और बहुत सी आपत्तियों को झेला। और इंदु नामक मासिक पत्रिका से आपका साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ है। माने प्रथम आपने इंदु नामक मासिक पत्रिका में अपने रचनाएं भेजते थे और तभी से आपका साहित्यिक जीवन जो है उसका विकास हो गया। और आप बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि कह सकते हैं, जैसे कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आप अनेक भाषाओं के भी ज्ञाता हैं। और इसके साथ साथ माने एक कवि अगर कुछ एक ही विधा में लिखे तो उसको हम वो भी कवि ही मानते हैं, लेकिन एक कवि 3-4 विधाओं को अपनाते हैं। माने जैसे कि एकांकी हो, नाटक हो, है ना, निबंध हो या फिर काव्य हो, कहानी हो, इन अलग अलग विधाओं में जब कोई कवि अपने लेखनी चलाने लगते हैं तो उसको हम बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि कह सकते हैं। तो ऐसे आधुनिक कालीन बहुमुखी संपन्न बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवियों में हम जयशंकर प्रसाद जी का नाम बहुत ही आदर के साथ ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, है ना। तो देखिए उनमें पहला पहल जो है आपके काव्य कौन कौन से हैं। आपके काव्यों के बारे में देखिए, चित्राधार, है ना, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, है ना बेटा। तो ये सब क्या है कि हमारे जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख काव्य हैं। फिर से सुनिए, चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये सब हैं हमारे प्रसाद जी के काव्य। और आपको हम कह सकते हैं कि आधुनिक नाटक के जन्मदाता के रूप में भी हम इनको मानते हैं। तो आपके नाटक देखिए, नाटक तो पढ़ने योग्य भी होते हैं और मंच पर प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं, ऐसे हैं नाटक। तो आपके प्रमुख नाटक क्या क्या हैं प्रसाद जी के, देखिए, सज्जन, कल्याणी परिणय, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये सब क्या हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं, आपके द्वारा रचित नाटक हैं। और आपने एक एकांकी भी लिखे हैं, इसका नाम है एक घूंट, है ना। एकांकी का मतलब क्या होता है, जब फर्स्ट ईयर पढ़ते थे तब हम ये सब पढ़ चुके हैं। नाटक मतलब थोड़ा लंबा होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के दृश्य होते हैं और एक एक दृश्य के अंतर्गत विभिन्न अंक होते हैं। लेकिन यहाँ पर एकांकी है ना, एक ही अंक में यह जो पूरा नाटक है वो पूरा हो जाता है। माने कथा का आरंभ और विसर्जन दोनों समाप्त, दोनों सब एक ही अंक में
पूर्ण हो जाते हैं उसको हम एकांकी कहते हैं। तो आपकी एकांकी है एक घूंट। और आपके कहानी संग्रह, संग्रह माने एक एक संग्रह में बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं, उसको हम कहानी संग्रह कहते हैं। तो आपके कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये हैं आपके कहानी संग्रह। और आपने उपन्यास भी लिखा है। आपके उपन्यासों में प्रमुख हैं कंकाल, तितली एवं इरावती। यह हैं आपके उपन्यास। तो अब आपने निबंध भी लिखा है। देखिए और निबंध क्या है आपके? काव्य कला तथा अन्य निबंध। यह है आपके निबंध। और चंपू काव्य, चंपू काव्य का मतलब क्या है कि यह काव्य पूरा पद्य में नहीं होता और पूरा गद्य में भी नहीं होता, माने गद्य और पद्य दोनों के मिश्रण को हम चंपू काव्य कहते हैं। तो प्रसाद जी ने चंपू काव्य भी लिखा है और वो है उर्वशी और बभ्रुवाहन। ये दोनों आपके चंपू काव्य के उदाहरण हैं। तो जिस प्रकार आपने काव्यों की रचना की, तो आपके काव्यगत विशेषताएं, जिसको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि आपके काव्य दर्शन भी कह सकते हैं, माने आप किस भावना को लेकर काव्य लिखते हैं, है ना। जिस भावना को लेकर आप काव्य लिखते हैं इसको भी हमें देखना चाहिए। तो कौन कौन से विषयों को लेकर आप अपने काव्यों को प्रस्तुत करते हैं? आप प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता और गंभीरता के कवि माने जाते हैं। देखिए एक एक शब्द का एक एक अर्थ भिन्न है, लेकिन देखने में सब एक जैसे ही लगते हैं। प्रौढ़ता, है ना, जिसको हम प्रौढ़ कहते हैं, मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा भारीपन होता है। वो बच्चों जैसा हरकतें नहीं करते, माने छोटे छोटे विषयों को नहीं, बहुत गंभीरता से लेते हैं। और शालीनता, शालीनता का मतलब इसमें हम गर्व करने वाली बातों को कहते हैं। गुरुता, गुरु क्या करता है? उपदेश देता है ना। जो भी व्यक्ति उसको सुनता है, अगर वो अपने जीवन में उसका पालन करेगा तो वह जरूर विजय पाएगा। गुरुता। और गंभीरता से लेने वाली बातें कहते हैं आप। ये कोई मनोरंजन का या कोई इधर उधर का ऐसे बातें नहीं होती। तो गंभीरता से लेने की बातें मतलब क्या है? आपके काव्य पढ़ते समय हमारे मन में इन सब चीज़ों के भी विकास हो सकती है और आपके काव्य इस विषय पर प्रेरणा देते हैं। प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता और गंभीरता के कवि के रूप में हम प्रसाद जी को मानते हैं। आप कोमल कल्पना और मृदु भावनाओं के कवि हैं। देखिए दोनों प्रकार के भावनाएं भी आप में हैं। कोमल कल्पना और मृदु भावनाओं को, भावना जब मृदु होते हैं तब कोमल शब्दावली का ही प्रयोग करते हैं, और वो कल्पना भी बहुत ही कोमल और सुंदर होता है। क्योंकि जब किसी को हम उपदेश देना चाहते हैं तो वो अगर एक लाइन करके हम उपदेश के रूप में लिख लेंगे तो सब लोग आपकी भाषा में बोले तो क्या है, व्हाट्सएप कोटेशन या फेसबुक कोटेशन जैसा लगता है ना। कोटेशन कहने से एक बार सुनने में तो सुनकर छोड़ देते हैं, लेकिन वही काव्य के रूप में, कोई कथा के रूप में कहें तो वह जरूर अपने मन पर असर कर सकता है ना। तो इस तरह हमारे जयशंकर प्रसाद जी कोमल कल्पना को एवं मृदु भावनाओं को दोनों को भी अपने काव्यों में व्यक्त करते हैं। और देखिए वैयक्तिक विरह को सामाजिक वेदना से प्रवाहित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं बेटा, इनको ठीक तरह से समझ लीजिए। वैयक्तिक विरह को सामाजिक वेदना से, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आजकल के युवा वर्ग जो हैं छोटे से कारण दिखाते हैं कि विरह, समझिए आपकी भाषा में ही बोलते हैं, किसी लड़की या किसी लड़के से कुछ उनको झगड़ा हो गया तो आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। अगर तुम्हारा विरह, तुम्हारा जलन किस राह को पकड़ना चाहिए? सामाजिक वेदना के राह में,
देखा कितने अच्छा बात बोल रहे हैं ये, है ना। माने अपने विरह को, माने अपने जलन को, अपने में जो बाधा है, जो कष्ट है, जो दुख है, इस दुख को आप किस में परिणत करना चाहते हैं? सामाजिक वेदना के रूप में अगर तुम इसको प्रवाहित कर लोगे, माने तुम्हारे मन में जो बाधा है, जरा से बाहर जाकर देखो, तुम्हारे जैसे बाधा या कष्ट, है ना, उनके जीवन में जितने भी बाधाएं आ रही हैं, देखो थोड़ा बहुत बाहर जाकर देखो, तुम्हारे मन में जो दुख है, क्या उस प्रकार का दुख दूसरों में किसी किसी में है? उनका दुख अलग हो सकता है बेटा, दुख का कारण अलग हो सकता है, दुख तो दुख होता है ना। तो उन सब के दुख को तुम अगर अपना दुख समझोगे तो हो गया काम, है ना। उस सामाजिक वेदना को किस तरह हमें दूर करना चाहिए, तो हम तब से यही सोचने लगेंगे, अरे मेरा तो इतना छोटा सा विषय है, लेकिन उनका देखो, उनका दुख कितना बड़ा है ना। जब हम इस तरह सोचने लगेंगे तब क्या होगा कि वैयक्तिक विरह जो है वह सामाजिक वेदना का रूप ले लेगा, और उस सामाजिक वेदना को दूर करने की शक्ति हम में जरूर पैदा हो सकता है। और भी देखिए, आपके विलक्षणता देखिए, किस किस तरह के भावनाओं को आप प्रचार करते हैं, कि लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम में परिवर्तित करते हुए विश्व मंगल की कामना करते हैं। देखिए, लौकिक प्रेम, हम मानव का लक्षण ही यही होता है कि ममत्व की भावना की, ये मेरा है। आप हर एक कलम से लेकर देखते रहिए, ये मेरा है, ये ड्रेस मेरा है, ये घर मेरा है, ये पुत्र मेरा है ना, ये देश मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। ये जो मेरा माने मतलब, मेरा का मतलब क्या है? अलौकिक प्रेम, लौकिक प्रेम मतलब क्या है कि इस यहाँ पर जो भी दिखाई दे रहा है, इन सब को हम प्रेम करते ही रहते हैं। तो इस लौकिक प्रेम को अगर तुम अलौकिक में बदलोगे तो तब क्या होगा? तो विश्व मंगल की भावना, यह मेरा है। तो आओ, तुम्हारे सामने एक व्यक्ति खड़ा है, उसको तुम्हारे पास जिन चीज़ों जो चीज़ें भरे पड़े हैं उनकी आवश्यकता उस व्यक्ति को है, तब हम क्या कहेंगे या क्या करेंगे? अरे ये मेरा है, मैं क्यों दूँ तुमको? लेकिन जब तुम्हारे मन में विश्व मंगल की, विश्व कल्याण की भावना जागृत होती है, तो तब क्या होगा? वो व्यक्ति भी तुम्हारा ही हो जाएगा, और तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं हम आसानी से उनको दे सकते हैं, है ना। इसका अर्थ क्या है कि लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम में परिवर्तित करना और विश्व मंगल की कामना करना। जब हम पूरे विश्व को मेरा या अपना समझते हैं, तभी हम विश्व मंगल की कामना कर सकते हैं। माने हमारी जो सोच है उसको विश्व मंगल की ओर मोड़ने की प्रेरणा देते हैं हमारे प्रसाद जी। उनकी करुणा अपने तक सीमित न रहकर समस्त विश्व के लिए बरस पड़ी है ना। जो बात पहले कहा गया है वही दूसरे शब्दों में कहा जा रहा है यहाँ पर, कि उनकी करुणा, उनका प्यार, करुणा, दया की भावना जो है वो खुद अपने तक सीमित ना रहकर समस्त विश्व के लिए बरस पड़ी है। हम करुणा किस पर दिखाएं? जैसे कि जीसस क्राइस्ट दिखाते हैं, है ना, मदर तेरेसा दिखाती हैं, जो अपने लिए सीमित ना होकर पूरे विश्व के लिए, सब जनता के लिए। जैसे कि हमारे महान व्यक्ति भारत के स्वामी विवेकानंद, वे कहते थे कि अगर मेरे देश में एक कुत्ता भूखा रहा तो मुझे खाना खाने का मन नहीं होता। देखिए, कौन कह सकता है ऐसी बातें, है ना। मतलब क्या है? भूख तो सबके लिए एक जैसा ही है। प्राणी अलग हो सकता है लेकिन भूख तो एक समान है ना। सबको आहार चाहिए। आहार भिन्न हो सकता है बेटा, कोई वेजिटेरियन खाता है, कोई ये खाता है, कोई वो। कुछ तो खाना, ये तो
जरूर है ना, है ना। मतलब क्या है कि प्राणी मात्र के लिए अपने मन में जो करना है उसको व्याप्त करना, यह बात हमें सीखना चाहिए। कामायनी एक कालजयी कृति है, जैसे कि हमारे जयशंकर प्रसाद जी के अत्युत्तम, ना केवल जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य में ही अति उत्तम रचना के रूप में हम देख सकते हैं कामायनी। इस महाकाव्य के लिए आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। बेटा ये जो पारितोषिक या उपाधियाँ ये सब जो हैं एक मानसिक स्तर तक ही सीमित हो जाते हैं, लेकिन जो बात हम कामायनी पढ़ते समय हमारे मन में जिन जिन भावनाओं का विकास होता है उसको तो हम कह भी नहीं सकते, है ना। अनुभव के साथ ही, जैसे कहते हैं ना, कबीरदास कहते हैं कि गूंगे के मुंह में शर्करा, वो तो गूंगा है, उनके मुंह में हमने शर्करा डाला तो वो क्या बताएगा इसका स्वाद कैसा है हम पूछने पर, है ना। तो वो यही कहेगा कि तुम भी खा लो और वो स्वाद खुद चखा लो, और वह स्वाद तुम खुद, उसका जो स्वाद है वो तुम खुद अनुभव करो। उसी प्रकार कामायनी जैसे काव्यों को कोई बताए या हम सुने, ये ऐसा नहीं होता, खुद हम पढ़ लें और तभी इसमें जो भी भावनाएं हैं वो हमारे मन में, माने जो चीज़ हम खाते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे अंदर चला जाता है और वो चीज़ फिर अलग से दिखाई नहीं देता, वो हम बन जाते हैं। उसी प्रकार कामायनी हमारे मन में घुस जाता है और हम बन जाते हैं कामायनी, है ना। उतनी अद्भुत अति उत्तम रचना के रूप में हम कामायनी को कह सकते हैं। इस कामायनी काव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से हृदय और मस्तिष्क का, सुख और दुख का, प्रवृत्ति और निवृत्ति का, शासक और शासित का, नर और नारी का सामंजस्य स्थापित किया गया है। बेटा कामायनी के बारे में बातें करें या कामायनी को कहें तो उसके लिए ही अलग से एक सेशन या क्या क्या कह सकते हैं, एक सत्र ही हमारे लिए, माने एक सेमिस्टर, एक पूरा सेमिस्टर उसके लिए दो तो भी कम हो जाता है ना। लेकिन कामायनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। वो है कि कामायनी के काव्य में मनु और श्रद्धा ये दोनों हैं नायक एवं नायिका। इन दोनों के माध्यम से हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी एक प्रकार के सामंजस्य स्थापित करने की सूचना देते हैं। सामंजस्य माने दोनों को रखना है, और इन दोनों को कभी कभी इसकी बात थोड़ा गहरा पड़ता है तो कभी कभी इसकी बात, मतलब दोनों को प्रमुखता देते हुए हमें समाज में जीना है। किन किन दोनों को देखिए, हृदय और मस्तिष्क को। कभी कभी हृदय की बात सुनते हैं तो कभी कभी मस्तिष्क की बात, बुद्धिवादी जिसको कहते हैं ना, कभी बुद्धि के माध्यम से काम लेना पड़ता है, कभी मन, दिल या हृदय के माध्यम से काम लेना पड़ता है। इन दोनों में हमें क्या करना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। और सुख और दुख का, कभी कभी सुख कभी कभी दुख, है ना। जीवन में दोनों का आह्वान हमें करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे केवल सुख ही चाहिए या फिर केवल मुझे दुख ही चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता, कभी होना भी नहीं चाहिए। सुख भी होना है, दुख भी होना है, दिन भी होना है, रात भी होना है ना। प्रवृत्ति और निवृत्ति का, प्रवृत्ति का मतलब क्या है, किसी भी विषय में हमें सर से पैर तक उसमें डूब जाना, और निवृत्ति है उस विषय को हम छोड़ देना। कभी कभी उस विषय में, किसी भी विषय को आप ले लीजिए, उसमें हम डूब कर मन लगा कर काम करते हैं, कभी कभी किसी विषय को छोड़ भी देते हैं। माने जीवन में दोनों को होना चाहिए। इसको तेलुगु में ठीक तरह से एक शब्द होता है, पट्टू विडुपु। कभी कभी किसी को पकड़ना चाहिए, कभी कभी किसी को छोड़ देना भी चाहिए, है ना। हर किसी चीज़ को पकड़ते भी नहीं रखना चाहिए। समझिए बुखार आया है तो इसको क्या करेंगे हम छोड़ देते हैं ना।
हाँ, उसी तरह माने कभी कभी किसी को पकड़ना चाहिए, किसी को छोड़ देना चाहिए, इसी को प्रवृत्ति एवं निवृत्ति कहते हैं। और शासक और शासित, इन दोनों में भी सामंजस्य होना चाहिए। शासक माने पालन करने वाला, शासित माने उनके पालन में रहने वाला, माने राजा एवं प्रजा समझिए। तो उन दोनों के बीच भी सामंजस्य होना, नहीं तो देश क्या होगा, है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है नारा और नारी में। समाज में तो इन दोनों को ही जीना है ना। तो नर और नारी में भी सामंजस्य, माने को केवल नर होगा तो भी समाज नहीं चलेगा, उसी प्रकार अगर केवल नारी भी होगी तो भी समाज नहीं चल सकते। इन दोनों को, जिसको आजकल हम आप पढ़ रहे हैं ना कि जेंडर सेंसिटाइजेशन करके, है ना। तो उसी प्रकार मतलब क्या है कि नर और नारी के बीच भी सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, तभी किसी भी समाज का विकास हो सकता है ना। इन सब विचारों को जयशंकर प्रसाद जी अपने कामायनी काव्य में कहते हैं। इसके साथ साथ आप आशावाद और मानव विकास की भावना के पोषक हैं। आप आशावाद के पोषक हैं और मानव विकास की भावना के भी पोषक हैं। आशावाद मतलब जैसे आपके शब्दों में कहें तो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक भावना जिसको कहते हैं ना, आशावाद, है ना। तो आप आशावाद के कवि हैं और मानव विकास की भावना को भी आप साथ लेकर चलते हैं। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति आपकी निष्ठा बहुत ही गहरी है, इसलिए भारतीय संस्कृति के आदर्श मूल्यों की पुनഃस्थापना का प्रयास आपने अपने काव्यों और नाटकों के माध्यम से किया। जैसे कि भारतीय संस्कृति जो है उसकी गरिमा और उसका गौरवपूर्ण स्थान है, तो उन मूल्यों को पुनःस्थापन करना चाहते हैं जिन मूल्यों को हम भूल चुके हैं, क्योंकि आधुनिकता का मोह जो है वो हमारे सर से पांव तक हमारे ढक दिया है हमें, है ना। तो इससे थोड़ा ऊपर उठकर, इस आधुनिकता के मोह से बाहर आकर जो भी भारतीय मूल्यों की जो महत्व है उसको हमें फिर से देखना चाहिए, परखना चाहिए और उसको अपने जीवन में उनका पालन करना चाहिए। ऐसा प्रचार करते हैं अपने काव्यों के माध्यम से एवं अपने नाटकों के माध्यम से हमारे माननीय कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी। तो आपके भाषा के बारे में भी थोड़ा बहुत जान ले हम। प्रसाद जी भाव सम्राट तो हैं ही, उसके साथ साथ आप शब्द सम्राट भी हैं। भाव सम्राट और शब्द सम्राट, उन अच्छे अच्छे भाव भी आप विनिमय करते हैं, साथ साथ उत्तम शब्दों का भी आप प्रयोग करते हैं। मतलब शब्द, इसी को हम कहते हैं कि भाव सम्राट एवं शब्द सम्राट भी हैं। परिमार्जित संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं आप अपने काव्यों में। वो भाषा भी जब हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि उसी भाषा में पढ़ते चले, उतना अच्छा लगता है आपके भाषा। और देखिए आपकी भाषा शैली के विशिष्ट गुण, मैंने जितना भी कहें कम ही लगता है बेटा। जयशंकर प्रसाद जी जैसे महान कवियों के बारे में, मैंने उनके बारे में सोचना, उनके बारे में सुनना, मुझे लगता है कि हमारा जन्म जो है वो सार्थक बन गया है। ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में वही दिन शुभ दिन माना जाता है ना। तो देखिए कौन सी भाषा शैली है आपकी। भावात्मकता, भावों की प्रधानता होती है, माधुर्य गुण होता है आपकी भाषा में, और रसात्मकता, रस से भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और कोमलता, साधारण से साधारण जनता तक पहुंच जाता है। प्रवाहमयता, कभी रुकती नहीं आपकी भाषा जो है। और प्रतीकात्मकता, ये बिंब और प्रतीक, ये बहुत बड़ी बात है। प्रतीक का मतलब है कि चिन्ह या बिंब, ऐसा कह सकते हैं। इसके बारे में जानना है तो आप MA हिंदी कर लीजिए, तब आपको पता चल जाता है ना। प्रतीकात्मकता आदि आपकी भाषा शैली के विशिष्ट गुण माने जाते हैं, है ना। ये सब समझ में आ गया ना। भावात्मकता होती है, माधुर्य गुण से भरा रहता है। रसात्मकता, रस भरे वाक्य कहते हैं आप। और कोमलता भी, मृदुता भी होती है। प्रवाहमयता होता है, और प्रतीकात्मकता भी आपकी भाषा शैली की विशिष्टता के रूप में हम देखते हैं।
और आपकी रचनाएं अनुभूति की गहनता से परिपूर्ण हैं। जो भी अनुभूति उन्होंने प्राप्त किया कवि ने, उसको हम तक पहुंचाने का अथक प्रयास किया है ना। तो अनुभूति की गहनता से परिपूर्ण है आपके काव्य, है ना। तो देखिए, ऐसे हिंदी साहित्य आकाश के दीप्तमान नक्षत्र का अस्तमय सन 1937 को हुआ। 1937 को ऐसा कहा जाता है कि आपको टीबी, क्षय रोग कहते हैं ना, उस रोग के कारण आपका देहावसान जो है वह 1937 को हुआ। तो आपके निधन को हम ऐसे कह सकते हैं कि आकाश के दीप्तमान नक्षत्र है ना, उसका लुप्त हो गया। उन्होंने अपने दीपशिखा, अपने आभा को छोड़ दिया या फिर वहीं रुका दिया, ऐसा कहा जाता है। ऐसे महान व्यक्तियों के जो जीवन परिचय हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैंने ऐसे महान व्यक्ति जो हमारे भारत में जन्मे हैं, इसके लिए हम सब गर्व से सर ऊंचा कर सकते हैं, है ना बेटा। तो ये हुई हमारे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये जो प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न के रूप में हमें दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे रोज़ रोज़ वैसे ही आज भी जो भी स्लाइड्स आपको दिखाए गए हैं उसको आप अपने कापियों में लिख लीजिए, और एक निबंध के रूप में अगर आप इनके बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इंटरनेट पर जाइए और आपका फ़ोटो वगैरह देखिए। अगर ये है ना तो कुछ मिला है आपको, तो फिर से एक निबंध आप तैयार कीजिए प्रश्न के उत्तर के रूप में, है ना बेटा। ओके, थैंक यू।